अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इस सेकंड क्लास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सेकंड क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद फ्लेक्स डेंटेट लिगेंड्स। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में हमने की थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, उसमें कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड्स आए थे। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिस्टी, उसमें वो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आए थे। मैंने एक एक एग्जांपल रखी थी, उसमें वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी EDT, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। अब उसी सेकंड क्लासिफिकेशन में हमने दो तीन एडिशनल टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ने, मतलब डेंटिस्टी वाली क्लासिफिकेशन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिस्टी हो गया मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्राडेंटेट। अब इसमें एक और टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स। सो होते क्या ये फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स? एज द नेम सजेस्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो यहाँ पे डेंटिस्टी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो क्या मतलब हो गया फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड? दीज आर द पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो पहले तो पॉलीडेंटेट होनी चाहिए। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स which show different density, which show different या variable density, different density in different coordination compounds, in different coordination compounds। तो क्या है ये यहाँ पे? तो पहले तो पॉलीडेंटेट होना चाहिए, क्योंकि मोनोडेंटेट का चेंज कर सकता है डेंटिस्टी, उसमें तो एक ही डोनर एटम है, या तो लिगेंड एक्ट करेगा या तो नहीं करेगा। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होनी चाहिए, तो उनकी डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी 1 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर दे शो डिफरेंट डेंटिस्टी, तो उनकी डेंटिस्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब किन में लेकिन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। मतलब अगर मेरे पास कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे कार्बोनेटो CO3 2 नेगेटिव, या इथाइलिन डायमाइड, या EDT ले लीजिए, दीज आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, मान लो चलो कार्बोनेटो ले लेते हैं, उसकी डेंटिस्टी 2 है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा 2 डेंटिस्टी दिखाएगा, किसी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में वो अपनी मैक्सिमम डेंटिस्टी दिखाएगा, मान लो 2। किसी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में वो 2 नहीं दिखाएगा, वो 1 ही दिखाएगा। और ऐसा होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिनकी डेंटिस्टी डिफरेंट होगी, एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं। तो इसको याद रखिए, इन सिंगल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द डेंटिस्टी ऑफ ए लिगेंड इज फिक्स्ड। एक ही कॉम्प्लेक्स में वो डिफरेंट नहीं दिखाता है, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में वो डिफरेंट डेंटिस्टी दिखाता है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। मैं यहां पे जो एग्जांपल दिखाऊंगा, चलो ये जो मैं कह रहा था कार्बोनेट लिगेंड, तो कार्बोनेट की जो फॉर्मूला है CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट है फॉर्मूला। स्ट्रक्चर क्या है इसका? इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड O, यहां से O नेगेटिव, यहां से O नेगेटिव, ठीक है। तो ये 2 डोनर एटम्स हैं यहां पे, और ये 2 डोनर एटम्स या तो दोनों यूज होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, या तो एक ही। तो अगर ये खाली फॉर एग्जांपल एक ही यूज करेगा किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, डोनर एटम्स तो 2 हैं, इवन अगर इसको भी काउंट करोगे फिर 3 है, लेकिन नॉर्मली इसकी जो मैक्सिमम डेंटिस्टी है वो 3 नहीं बल्कि 2 ही है। तो ये 2 ही यूज करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। अब इसका जो ये एक ऑक्सीजन एटम है, अगर ये खाली एक ही ऑक्सीजन एटम यूज करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, देन इट विल एक्ट एज अ मोनोडेंटेट। लेकिन अगर ये दोनों यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, देन इट विल एक्ट एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह EDTA 4 नेगेटिव, दैट्स अ हेक्साडेंटेट। तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। किसी एक कॉम्प्लेक्स में वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, किसी और कॉम्प्लेक्स में वो 5 बनाएगा, कहीं पे 4 बनाएगा। फिर यहां पे लेकिन मसला है कि अगर हमारे पास अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मुझे ये बोलना है कि व्हाट इज द डेंटिस्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो हम कैसे डिसाइड करें? तो मैं थोड़ा सा आपकी वो हेल्प कर देता हूं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में हम उनकी डेंटिस्टी कैसे निकालें। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब कार्बोनेट या तो मोनोडेंटेट या तो बाइडेंटेट। अब किस कॉम्प्लेक्स में मैं बोलूं ये मोनोडेंटेट है और किस कॉम्प्लेक्स में मैं बोलूं ये बाइडेंटेट है? तो चलो इसके लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल रख देता हूं।
अगर मैं यहां पे कार्बोनेट के लिए दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिख देता हूं, चलो ये CO NH3 CO3, चलो ये कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, चलो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन बोलिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल भी रख दीजिए। सेकेंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में रख देता हूं CO NH3 यहां से CO3, ठीक है, और बाहर से मैंने चलो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहां पे भी सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, यहां पे भी सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, यहां पे NH3 इज अ मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट तो ये तो फ्लेक्सीडेंटेट है ही नहीं, ये हमेशा मोनोडेंटेट है। तो NH3 के 5 लिगेंड्स हैं और CO3 का 1 लिगेंड है। यहां पे NH3 के 4 लिगेंड्स हैं और CO3 का 1 लिगेंड है। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ड यूज करता, लेकिन वो अभी हमने नहीं पढ़ा, मैं सिंपली वर्ड यूज करूंगा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो यहां पे कितने लिगेंड्स है NH3, तो हर एक NH3 सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा, तो हर एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे कितने लिगेंड्स है, तो 5, तो 5 NH3 लिगेंड्स 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। तो मतलब असल में जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहां पे 5 NH3 जो लिगेंड्स हैं इन्होंने 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए होंगे। तो अगर ये मोनोडेंटेट लिगेंड एक्ट करेगा तो 5 + 1 क्या हो गया 6। अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड एक्ट करेगा तो 5 + 2 क्या हो गया 7। तो इसका मतलब हो गया कोबाल्ट ने फिर कोऑर्डिनेशन नंबर इधर या तो 6 होगा या तो 7 होगा। अगर ये मोनोडेंटेट एक्ट करेगा तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर या टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो 6 आएंगे अगर ये मोनोडेंटेट है। लेकिन अगर ये बाइडेंटेट है तब इसका 5 + 2 क्या आएगा 7। तो अगर आपको पहली क्लास में थोड़ा सा आइडिया है, मैंने एक बार बोला था कि आपके पास जो अक्सर जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं, अक्सर जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास होते हैं, उनका जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास ऐसे होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या कॉम्प्लेक्सेस, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर में बार-बार वर्ड यूज कर रहा हूं, चलो मैं ऐसे बोलूंगा कॉम्प्लेक्सेस विद 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जिनका 4 होगा, उसके बाद जिनका 2 होगा, इनकी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, 2 ऑड कोऑर्डिनेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्सेस विद ऑड कोऑर्डिनेशन नंबर होते ही नहीं, वो भी होते हैं, 5 भी होता है, 3 भी होता है, समटाइम्स 7 भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, वो रेयर होते हैं, इनके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब जरा फिर से आ जाइए इस कॉम्प्लेक्स पे, एज पर दिस स्टेटमेंट, अगर इसका यहां से 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए, तो अगर आप इसको एज ए मोनोडेंटिक लिगेंड ले रहे हो तो 5 + 1 हो गया 6। लेकिन अगर आप इसको एज अ बाइडेंटेट ले रहे हो तो 5 + 2 क्या आएगा 7 ऑड। तो मतलब यहां पे CO3 प्रेफरेंशियली अब एक्ट करेगा एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट। तो मोनोडेंटेट लिगेंड बिकॉज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे जो CO3 है इट एक्ट्स एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है, तो मोनोडेंटेट। अब जरा वहां पे आइए सेकंड सॉरी, तो ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पे कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम, यहां पे NH3 है, तो NH3 4 NH3 मॉलिक्यूल्स है, तो उन्होंने 4 सिग्मा बॉन्ड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए होंगे। फिर CO3 1 है, तो अगर ये मोनोडेंटेट है, तो 4 + 1 हो गया 5 ऑड, कम प्रोबेबिलिटी होगी। 4 + 2 6 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। दैट मींस इन दिस कॉम्प्लेक्स CO3 विल एक्ट एज ए बाइडेंटेट लिगेंड। अब आप बोलोगे क्या यही तरीका? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दे देता ना, मतलब अगर मैं इसको
ऐसे बड़ा बना के फिर स्ट्रक्चर दिखाता, फिर यहां पे मैं CO3 का खाली एक ऑक्सीजन यूज करता है इसके कोऑर्डिनेशन के लिए, तो आपको फिर खुद ही समझ आता है ये मोनोडेंटेट है। तो यहां पे CO3 के दोनों ऑक्सीजन एटम्स में कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट करता, आप बोलते ये बाइडेंटेट है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं होता है। तो ये तरीका है और यही तरीका है, इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो उसकी डेंटिसिटी क्या है, अगर वो एक्ट कर रहा है एज ए फ्लेक्स डेंटेट लिगेंड। चलो अगर मैं ऐसे मतलब एक और सिंपल एग्जांपल ऐसे जल्दी जल्दी रख दूं यहां पे, सेकंड एग्जांपल मैं रख देता हूं मैं, चलो मैं पहले लिगेंड बोल देता हूं यहां पे SO4, तो SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, इसका स्ट्रक्चर है ऐसे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यहां से O नेगेटिव, यहां से O नेगेटिव, ठीक है ना। तो इट इज द मैक्सिमम डेंसिटी, तो ये दो तो नहीं बनाएंगे, ये दो बनाएंगे, तो ये भी अगर बनाएगा तो ये भी बनाएगा, तो ये बाइडेंटेट है। लेकिन अगर दोनों में से एक ही यूज करेगा तो मोनोडेंटेट है। तो फिर से वही बात, अब किसी जब ये SO4 मान लो यहाँ पे CO3 के बदले अब SO4 2 नेगेटिव लिगेंड है, तो अब ये सॉरी तो अब ये मोनोडेंटेट लिगेंड एक्ट करेगा कि बाइडेंटेट लिगेंड, तो फिर से वैसे ही देखना है। तो अगर इसको आप अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इवन आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऑड नहीं आना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इन फ्लेक्स डेंटेट लिगेंड्स की डेंटिसिटी क्या है। तो होपफुली आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पे CO3 के बदले आप यहाँ पे भी SO4 रख दूं, तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप CO3 के बदले SO4 2 नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पे वो मोनोडेंटेट लिगेंड एक्ट करेगा और यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह बाकी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में भी हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो या तो 6 या तो 4 या तो 2 आना चाहिए। चलो, तो ये हो गया एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। होपफुली आपको ये समझ आया। अब इसके बाद जो डेंटिसिटी के हिसाब से जो सेकंड, आज की जो सेकंड क्लास, सेकंड टाइप ऑफ लिगेंड जो हमने पढ़ने हैं, दैट इज एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो देखते हैं व्हाट आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, थोड़ा सा नाम, अब लिगेंड्स के बदले न्यूक्लियोफाइल तो सुना होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलोअल्कीन्स, अरीन्स में, तो वहां पे आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज करते हो और यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे एम्बिडेंट लिगेंड। तो बाकी सब कुछ सेम ही है। एम्बिडेंट लिगेंड्स, जैसे वहां पे एम्बिडेंट या एम्बिडेंटेट, चलो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स और एम्बिडेंट लिगेंड्स। अब यहां पे ये जो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स है तो होते क्या, दीज आर लिगेंड्स, ये होते लिगेंड्स विच हैव मोर देन वन, विच हैव मोर देन वन डोनर साइट्स, जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स होंगे, एक से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे, एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ डोनर एटम्स होंगे, विच हैव मोर देन वन डोनर साइट्स, बट एट a time only one site is used for donation या coordinate bond formation। ये होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। जैसे ऑर्गेनिक में वो साइनाइड है, नाइट्रो है या नाइट्राइटो भी आप बोलते हो वहां पे। तो इंपॉर्टेंट है कि इनमें एक से ज्यादा, मोर देन वन डोनर एटम्स होने चाहिए। जैसे साइनाइड में कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, अभी मैं दिखाऊंगा, एक से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे। लेकिन किसी पर्टिकुलर मेटल के साथ अगर मान लो उस एम्बिडेंट लिगेंड में 2 डोनर एटम्स हैं, वो दोनों डोनर एटम्स साइमल्टेनियसली एट अ टाइम एक ही मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। दोनों में से वो एट अ टाइम क्या करेंगे, एट अ टाइम एक किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जैसे साइनाइड की बात करते हैं, किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दैट कैन कोऑर्डिनेट ओनली थ्रू कार्बन, तो शायद साइनाइड बनेगा। किसी दूसरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दैट CN नेगेटिव कैन कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ऐसे, जैसे न्यूक्लियोफाइल्स को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, इसी तरह यहां पे लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे, लेकिन एट अ टाइम वो एक ही यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे अगर मैं वही वाली एग्जांपल्स दूं जो आप ऑर्गेनिक में भी करते हो, चलो अगर मैं यहां पे एग्जांपल रख दूं CN नेगेटिव,
Cn नेगेटिव, ये Cn नेगेटिव है। चलो कार्बन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड है। या मैं फिर से ऐसे ही रख देता हूँ यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने 2 बार इसको लिखा, यहाँ पे भी Cn नेगेटिव, यहाँ पे भी Cn नेगेटिव। तो क्या इसमें एक ही डोनर साइट है कि 2 डोनर साइट्स हैं? यहाँ पे तो दोनों है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो या अपना लोन पेयर किसी मेटल को डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो या अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी। अब लेकिन क्या ये साइमल्टेनियसली किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे? चलो मान लो अगर मैं यहाँ पे मेटल रख दूं तो कोई बोलेगा चलो साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना देते हैं, तो कार्बन भी उसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन भी उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तब मसला आपके सामने है कि क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग ए 3 मेंबर्ड रिंग, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए या तो ये बॉन्ड बनाएगा थ्रू कार्बन, या तो ये बॉन्ड बनाएगा थ्रू नाइट्रोजन। अब अगर ये बॉन्ड बनाएगा थ्रू कार्बन, मान लो यहां से मैं ना मेटल रख देता हूं, तो अगर ये बॉन्ड बनाएगा थ्रू कार्बन, तो तब जैसे ऑर्गेनिक में आप इसको साइनाइड बोलते हो, तो मतलब ये कार्बन थ्रू भी अपना लोन पेयर यूज करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, या ये अपना नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। मान लो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसी मेटल के साथ, तो ऑर्गेनिक लैंग्वेज में क्या बोलते हो आप? इसको आप बोलते हो साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोसाइनाइड। जैसे ना वो KNO2 के साथ, KCN के साथ साइनाइड, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड ऑर्गेनिक में। इसी तरह यहां पे इसका नाम शायद साइनाइड आएगा, इसका नाम आइसोसाइनाइड आएगा। लेकिन यहां पे जब हम नॉमेनक्लेचर, इस बेसिक्स के बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं, यहां पे O करते हैं ना नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स में, यहां पे एंड पे O लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हो आप साइनाइडो, यहां पे लिख सकते हो आइसोसाइनाइडो। लेकिन उससे भी बेटर नॉमेनक्लेचर है, हम दोनों को लिखते हैं यहां पे। अभी अगर याद भी नहीं रहेगा नॉमेनक्लेचर तो जरूरत नहीं है, और यू पैक जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल में कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं 1-2 एग्जांपल्स रख देता हूं। यहां पे भी नाम आएगा साइनाइडो, यहां पे भी नाम आएगा साइनाइडो, तो कॉमन आया। फिर आगे इनको डिफरेंशिएट, नॉमेनक्लेचर में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहां पे उस एटम को दिखाना होता है जिसने मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बनाया? कार्बन ने, तो इसका नाम आएगा साइनाइडो C। नॉमेनक्लेचर जब हम बाद में देंगे तो इसका नाम लिखेंगे साइनाइडो C, मतलब कार्बन ने बॉन्ड बनाया मेटल के साथ, और इसका नाम क्या आएगा? साइनाइडो N। ठीक है, तो एक एग्जांपल थी। तो ऑर्गेनिक लैंग्वेज डिफरेंट है, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स व्हाई यहां पे पढ़ना है। तो क्या होते हैं अब एम्बिडेंटेट लिगेंड, जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे, जैसे इसमें 2-2 है, लेकिन एट अ टाइम ये दोनों नहीं कर सकते एक मेटल के साथ यूज, एट अ टाइम दोनों में से एक करेंगे। जैसे साइनाइड ने अगर कार्बन यूज किया ना तो साइनाइडो C, अगर नाइट्रोजन यूज किया तो साइनाइडो N। चलो अगर मैं 1-2 एग्जांपल्स यहां पे और रख दूं इन एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की, तो आपको शायद ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहां पे रख देता हूं मैं SC ट्रिपल बॉन्ड N, नेगेटिव चार्ज है, यहां से भी SC ट्रिपल बॉन्ड N, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों को सेम रखा मैंने यहां पे। अब यहां पे कौन कौन सा डोनर एटम है? कार्बन डोनर एटम नहीं है, इस पे लोन पेयर नहीं है, तो सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, यहां पे सल्फर और नाइट्रोजन है, तो ये तो सेम है। अब ये तो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो मेटल के साथ बनाएगा, या तो सल्फर के साथ बनाएगा या तो नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। मान लो यहां पे मैं मेटल का जो बॉन्ड बना रहा हूं सल्फर के साथ बना रहा हूं, और यहां पे मैं जो बॉन्ड बना रहा हूं मेटल के साथ वो नाइट्रोजन के साथ बना रहा हूं, तो ठीक है, तो हो गया एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो अगर नॉमेनक्लेचर भी आप इंटरेस्टेड हो फिलहाल याद रखने में, तो इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो क्या? यहां पे बॉन्ड किसने बनाया? S ने, थायोसाइनेटो S, तो यहां पे क्या आएगा? थायोसाइनेटो, यहां पे N आएगा। ठीक है, तो थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो आगे नॉमेनक्लेचर में या क्वेश्चंस वगैरह में आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल, मोनोडेंटेट, मतलब जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, ये भी मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट लेकिन साथ साथ एम्बिडेंटेट भी है, तो इसमें मैं लास्ट एग्जांपल रख देता हूं NO2। तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो N डबल बॉन्ड O,
यहां पे O ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे N डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी NO2 नेगेटिव है, ये भी NO2 नेगेटिव है। तो लेकिन यहां पे जो डोनर एटम है जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑक्सीजन एटम है। यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो वो मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी NO2 नेगेटिव है, ये भी NO2 नेगेटिव है। लेकिन यहां पे इस NO2 नेगेटिव के किस डोनर एटम ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया? ऑक्सीजन ने। तो यहां पे किस डोनर एटम ने? नाइट्रोजन ने। तो ऑर्गेनिक में क्या आप इसको बोलते हो? इसको बोलते हो नाइट्राइटो, और इसको क्या बोलते हो? नाइट्रो। लेकिन यहां पे दोनों को हम लिखते हैं नाइट्राइटो, दोनों को नाइट्राइटो नाइट्राइटो। यहां पे दोनों का नॉमेनक्लेचर सेम लिखते हैं, आगे लेकिन डोनर एटम को स्पेसिफाई करते हैं। तो क्या नाम आएगा? नाइट्राइटो O। और यहां पे जो नॉमेनक्लेचर आएगा वो आएगा नाइट्राइटो N। ठीक है, चलो ये मैंने 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दी। किन की? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। 3 काफी है। एक एग्जांपल मैंने दी साइनाइड CN नेगेटिव, सेकंड मैंने एग्जांपल दी SCN नेगेटिव, थर्ड एग्जांपल मैंने दी NO2 नेगेटिव। ये तीनों एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं। लेकिन ये जो तीनों एम्बिडेंटेट लिगेंड्स है ये मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? ये मोनोडेंटेट है। मतलब आप इनको मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट बोल सकते हो। मोनोडेंटेट है मतलब एट अ टाइम एक ही यूज कर रहा है, लेकिन या तो लाइक सल्फर करेगा या तो नाइट्रोजन करेगा। तो ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने दी, दीज आर एम्बिडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट तो है ही, लेकिन साथ साथ मोनोडेंटेट। तो एम्बिडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब लेकिन मैं लास्ट पेज में एक एग्जांपल रख देता हूं विच आर एम्बिडेंटेट तो है लेकिन साथ साथ बाइडेंटेट है। मतलब एम्बिडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड्स की एक एग्जांपल हम रख देते हैं यहां पे। चलो, तो उसके लिए जो हम एग्जांपल रखेंगे तो उसका नाम क्या आएगा आपको खुद ही बोलना आएगा। तो मैं जो एग्जांपल यहां पे देने जा रहा हूं दैट इज बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट तो है लेकिन साथ साथ बाइडेंटेट भी है। ठीक है, जरा मुझे बोले यहां पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहां पे C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब यहां पे जरा मुझे बोलिए, मैं वो कल मतलब फर्स्ट लेक्चर वहां पे जो बाइडेंटेट लिगेंड थे पहले मैं वो लिख देता हूं। मुझे नहीं लिखना वो, लेकिन उसे आपको याद रहेगा। यहां पे O नेगेटिव, यहां पे O नेगेटिव। याद आया? ये बनाया था वहां पे। नाम क्या है इसका? नाम है इसका ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो। इसमें ये 2 एटम्स एक्ट कर रहे थे एज डोनर एटम और इट वाज एक्टिंग एज ए बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। दोनों डोनर एटम्स ऑक्सीजन है, बाइडेंटेट लिगेंड। अब या अगर आप रेजोनेंस करोगे डबल बॉन्ड और इसके बीच में रेजोनेंस होगी, अब वहां से वो वाले ऑक्सीजन करेंगे या ये वाले ऑक्सीजन करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इस ऑक्सलेटो को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां पे मैं रख देता हूं S पे नेगेटिव और यहां पे भी S पे नेगेटिव। अब यहां पे O के बदले S आ गया तो थायो यूज करना पड़ेगा, दोनों S है तो नाम क्या आएगा इसका? डाई थायो ऑक्स। बाकी सब कुछ सेम, खाली डाई थायो लिखना है, डाई थायो ऑक्सलेटो। ठीक है, अब लेकिन यहां पे कौन कौन सा डोनर एटम एक्ट करेगा? जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया यहां पे, तो यहां पे S पे नेगेटिव चार्ज है, S पे नेगेटिव चार्ज है तो इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो मेरे ऐसे दिखाने का मतलब कि ये S और ये S किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो नाम क्या आएगा इसका? डाई थायो ऑक्सलेटो। मैं थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट करके रख देता हूं ताकि हम जो चीज इनकम्प्लीट है वो हम बाद में फिल करेंगे। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ठीक है, इस डायोथायो ऑक्सलेटो को मैं चेंज कर देता हूं। मैं कैसे लिखूंगा? C अबे शिफ्ट कर देता हूं मैं, यहां से डबल बॉन्ड S, यहां से डबल बॉन्ड S, यहां पे मैं रख देता हूं O नेगेटिव, यहां से भी मैं रख देता हूं O नेगेटिव।
सेम है ना, रेजोनेंस कर दीजिए, इसमें रेजोनेंस कर दीजिए, यहाँ पे O पे नेगेटिव, रेजोनेंस O नेगेटिव, तो मैंने इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया। तो ऐसे बनाने का मतलब इसका ये है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे वो बनाएंगे दो ऑक्सीजन एटम्स, ये वाला और ये वाला मेटल के साथ, तो यहाँ पे दोनों कौन, सल्फर एटम्स। तो एक और कॉम्बिनेशन बन सकती है यहाँ पे C, यहाँ पे C, तो यहां पे रख दीजिए डबल बॉन्ड, चलो S रख दीजिए, यहां से डबल बॉन्ड O रख दीजिए, यहां से O नेगेटिव रख दीजिए, यहां पे S नेगेटिव रख दीजिए। अब क्या कुछ डिफरेंस है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब बोलिए क्या नाम आएगा इसका, या नाम छोड़िए, पहले डोनर एटम्स देख लीजिए, ये भी बाइडेंटेट है, ये भी बाइडेंटेट है, ये भी बाइडेंटेट है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहां पे, जरा बोलिए सॉरी। तो यहाँ पे डोनर एटम्स कौन कौन से हैं? डोनर एटम्स यहाँ पे सल्फर और सल्फर है, यहाँ पे डोनर एटम्स कौन कौन से? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो लिंकेज एटम्स है, जो डोनर एटम्स एक्ट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो सल्फर और सल्फर है। यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन और सल्फर है। तो दीज आर आल्सो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। हियर द डोनर एटम्स आर 2 सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एंड 1 सल्फर। अब नॉमेनक्लेचर जब हम बाद में पढ़ लेंगे तो नाम इसका भी डाइथायोऑक्सलेटो, इसका भी डाइथायोऑक्सलेटो, इसका भी डाइथायोऑक्सलेटो, बट डिफरेंशिएट कैसे करें? जैसे अभी लिख रहे थे ना डोनर एटम, इसी तरह यहां पे पता है क्या लिखना है? डाइथायोऑक्सलेटो। तो कौन कौन सा एटम है? S और S, तो S लिख दीजिए, S का मैं ऐसे पैरेंथेसिस में। वैसे जब दोनों एटम्स, दोनों डोनर एटम सेम होते हैं तो एक आप प्राइम रखते हो, डैश बोलिए, तो S डैश है। तो जरा यहां पे भी क्या नाम आएगा सर? यहां पे भी आएगा ना क्या? डाइथायोऑक्सलेटो, विच आर द डोनर एटम्स, O प्राइम या O डैश बोलिए, उसका भी नाम क्या आएगा? डाइथायोऑक्सलेटो, ठीक है ना? विच आर द डोनर एटम्स? द डोनर एटम्स आर ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो यहां पे डैश लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यहां पे डिफरेंट एटम्स है, वो डैश वगैरह लिखते हैं जब दोनों एटम सेम होंगे। तो यहां पे दोनों डोनर एटम सल्फर है, एस डैश, यहां पे दोनों ऑक्सीजन एटम्स है, ओ डैश, यहां पे एक ऑक्सीजन है, दूसरा सल्फर है। तो दीज आर आल्सो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, लेकिन ये एम्बिडेंटेट के साथ साथ बाइडेंटेट है। इसी तरह ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा इसको खींचने की जरूरत है नहीं। ज्यादातर जो एग्जाम में आते हैं वो एम्बिडेंटेट मोनोडेंटेट आते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल रख दी, इसका मतलब ये नहीं कि खाली एम्बिडेंटेट मोनोडेंटेट होते हैं, एम्बिडेंटेट बाइडेंटेट भी होते हैं। इस एग्जांपल को आप याद रखिए। चलो, अब ये हो गया एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। अब इस एम्बिडेंटेट लिगेंड पे मैं जब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूं तब तक मैं एक क्वेश्चन रख देता हूं, फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि मुझे 5 सेकंड लगेंगे, मुझे लगता है तब तक आप करोगे वीडियो पॉज करके। तो फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना? कैसे लिखते हो फिनॉक्साइड आयन? डबल बॉन्ड, यहां से O पे नेगेटिव चार्ज है। इज द मोनोडेंटेट लिगेंड, क्या ये लिगेंड एक्ट कर सकता है कि नहीं? और साथ साथ क्या ये एम्बिडेंट लिगेंड है कि नहीं? क्या ये एक्ट कर सकता है एज एम्बिडेंट लिगेंड कि नहीं? फिनॉक्साइड आयन क्या ये एक्ट कर सकता है एज ए लिगेंड कि नहीं? क्या इसमें डोनर एटम हमेशा ऑक्सीजन होगा कि नहीं, कि कहीं पे चेंज हो सकता है? हाँ जी, आप लोगों ने किया होगा, मुझे आप पे बहुत भरोसा है। जरा इसमें रेजोनेंस कीजिए, ऑक्सीजन यहां लाइए, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कीजिए, जरा बोलिए क्या आएगा? तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा ना? तो यहां पे इस फिनॉक्साइड आयन में द डोनर एटम वाज ऑक्सीजन, और यहां पे जब आप इसकी रेजोनेंस कर रहे हो तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है? कार्बन। तो यहां पे कार्बन भी एक्ट कर सकता है एज अ डोनर एटम, तो रेजोनेंस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो नॉमेनक्लेचर बाद में, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे ऑर्गेनिक लिगेंड्स का कैसे देते हैं, लेकिन यहां पे जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है और यहां पे डोनर एटम है कार्बन। इवन आप इस फिर से रेजोनेंस कर सकते हो तो पैरा पोजीशन पे भी आएगा। तो फिनॉक्साइड आयन में द लिंकेज एटम कैन बी इधर ऑक्सीजन और द लिंकेज एटम कैन बी कार्बन ऑफ द ऑर्थो पोजीशन और द पैरा पोजीशन। तो ये 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हमने खत्म किए। कौन कौन से लिगेंड्स हमने किए? एक तो हमने किया फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड, जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में
डिफरेंट डेंसिटी दिखाते हैं। सिंगल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट डेंसिटी दिखाते हैं। और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स में एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एट अ टाइम। मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगेंड्स में 2 डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एट अ टाइम वो एक ही यूज कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स खत्म हो गए। अब जो थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड है जो हम आज इस क्लास में कर लेंगे, दैट इज कीलेट लिगेंड्स, या कुछ लोग चीलेट लिगेंड्स भी बोलते हो। अब कोई मसला नहीं है, आपकी टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करेगा आप कैसे उसको पढ़ रहे हो। तो जो मैंने कल फर्स्ट क्लास में मैंने 2-3 बार बोला आगे आएगा आगे, जैसे मैंने बोला 5 मेंबर्ड रिंग क्यों, 6 मेंबर्ड क्यों नहीं, 4 मेंबर्ड क्यों, 3 मेंबर्ड क्यों नहीं, तो वो सब आज डिस्कस होगा इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है चीलेट लिगेंड्स और कीलेट लिगेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है ये। तो आज के इस लेक्चर में जो थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड्स हम पढ़ लेंगे, दैट इज चिलेट लिगेंड्स या चिलेटिंग लिगेंड्स। तो क्या होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स? बहुत बार नाम सुना होगा, चिलेशन, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अक्सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हो। अब चलो सही है कि गलत, वैसे चिलेट रिंग जब बनती है उसमें एक जगह मेटल का होना जरूरी है, तब हम उसको चिलेट रिंग बोलते हैं। लेकिन चलो होते क्या है चिलेट लिगेंड्स, तो हम क्यों पहली टाइम जाया करें। तो जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं ये होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो पहले तो ये पॉलीडेंटेट होनी ही चाहिए। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक, बस उतना ही, विच फॉर्म ring structures, which form ring structures on coordination with central metal atom. ये होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। तो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं तो पहले तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होंगे, मतलब इनमें जो डोनर एटम्स है वो एक से ज्यादा होंगे, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट तो होनी चाहिए, लेकिन पॉलीडेंटेट के साथ साथ ये रिंग स्ट्रक्चर्स, रिंग्स बनाने चाहिए। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, मान लो मेरे पास ये मेटल एटम है, तो मेरे पास कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, उसमें ऐसे 2 डोनर एटम्स है। अगर वो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो क्या वो मेटल के साथ कोई रिंग बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं, तो रिंग कहां से बनेगी। लेकिन अगर वो मेटल के साथ अपने 2 डोनर एटम्स यूज करेगा, यहां से तो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, जब दोनों करेगा तो ऐसे रिंग बन जाएगी। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जब अपने एक से ज्यादा डोनर एटम्स यूज करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहां पे अगर रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ऐसे रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं, मतलब जिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ये चिलेट लिगेंड्स होंगे, तो ऐसे इनको हम शॉर्ट में चिलेट्स बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम चिलेशन बोलते हैं, चिलेशन। तो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जब मेटल के साथ वो अपने एक से ज्यादा डोनर एटम्स यूज करेंगे, और जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उनको हम चिलेट्स बोलते हैं। अब ये जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, पहले उसमें रिंग स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं, जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि ये चिलेटिंग लिगेंड्स कैसे होते हैं। कोई बाइडेंटेट में ले लेता हूं, चलो इथाइलिन डायमाइन ले लीजिए। मेरे पास आप ना कोई मेटल ले लीजिए, मान लीजिए आयरन है यहां पे, और यहां पे आप बाइडेंटेट लिगेंड ले लीजिए इथाइलिन डायमाइन। तो CH2 तो यहां पे रख दीजिए NH2, यहां से भी रख दीजिए NH2, ठीक है, दिस इज इथाइलिन डायमाइन। तो इसकी डेंसिटी 2 है, डोनर एटम्स 2 है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ऐसे ऐसे, तो बन गई ना रिंग। तो रिंग साइज क्या है यहाँ पे रिंग साइज क्या है सर? यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। और जब आप यहाँ पे रिंग साइज दोगे कंपाउंड्स में, तो यहाँ पे मेटल को भी कंसिडर करना होता है, मेटल को मिला के, तो मेटल हो गया 1 2 3 4 5, सो इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग।
अब फिलहाल वो बाद में डिस्कस करेंगे 5, 6, 3 और 4 में स्टेबिलिटी ऑर्डर, हम उसको अभी करेंगे, लेकिन फिलहाल रिंग बन रही है, तो दिस इज चिलेशन, और इस रिंग को आप चिलेट रिंग बोलते हो, और चिलेट रिंग में मेटल का होना जरूरी है। यहाँ पे एक जगह मेटल है ना, तो अगर मेटल नहीं होता, खाली साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम चिलेट रिंग नहीं बोलते, उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो चिलेट रिंग हम तब बोलते हैं जब एक जगह कहीं पे यहाँ पे मेटल एटम है, तो यहाँ पे मेटल एटम है और बाकी एटम्स भी है, तो वी आर गेटिंग ए 5 मेंबर्ड रिंग, सो दिस इज चिलेशन, एंड इस लिगेंड को आप बोलोगे चिलेट लिगेंड। या कोई और एक एग्जांपल और ले लीजिए, तो यहां पे चलो निकल ले लीजिए, ठीक है, तो यहां पे कार्बोनेट ले लीजिए, C डबल बॉन्ड O, यहां से O नेगेटिव, यहां से O नेगेटिव, तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड एक्ट कर सकता है, कभी मोनोडेंटेट भी, लेकिन मैक्सिमम डेंटिसिटी इसकी 2 है। तो ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो बन गई ना रिंग। जरा इस रिंग में मुझे बोलिए कितने कार्बन एटम्स है अलोंग विद द सेंट्रल मेटल एटम। सर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, सो इट इज अ 4 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे बन रही है 5 मेंबर्ड रिंग, तो अभी डिस्कस करेंगे आउट ऑफ 4, 5 वगैरह। वैसे मैंने कल भी बोला है, पहले क्लास में बोला है कि 5 मेंबर्ड रिंग्स यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन अब 5 हो या 4 हो, ये भी चिलेट रिंग है, ये भी चिलेट रिंग है, यहां पे भी चिलेशन हो रही है, वहां पे भी चिलेशन, तो यहां पे आप इथाइलिन डायमाइन को चिलेट लिगेंड बोलोगे, यहां पे कार्बोनेट को चिलेट लिगेंड बोलोगे। अब जो सेकंड पॉइंट है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जिनमें मान लीजिए मेरे पास 2 सिमिलर आइडेंटिकल मतलब सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, एक में इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड है, दूसरे केस में इसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो जिस कॉम्प्लेक्स में पॉलीडेंटेट या चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। तो क्यों होता है चिलेट इफेक्ट, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस थर्मोडायनेमिकली ज्यादा क्यों स्टेबल होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, चिलेट लिगेंड आया समझ, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट क्या हो गया, मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्सेस, ये आप याद रखोगे, कॉम्प्लेक्सेस विद चिलेटिंग लिगेंड्स, कॉम्प्लेक्सेस विद चिलेटिंग, ना जो रिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर stable than similar complexes having monodentate ligands, अब स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए। तो होता है कि चिलेट इफेक्ट मतलब कॉम्प्लेक्सेस विद चिलेटिंग लिगेंड्स जिनमें होंगे तो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं, किन से, सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस से। मतलब इसका सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एक जगह निकल का कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी निकल का कॉम्प्लेक्स लेना है, एक जगह नहीं निकल का, दूसरी जगह आयरन का, तो दोनों जगह निकल होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, कोबाल्ट होना चाहिए। इवन यहां पे अगर मतलब कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, यहां पे अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां पे भी +3 होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह +2 दूसरी जगह +3, मतलब जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब मेटल सेम होना चाहिए, उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम होनी चाहिए, तो वो सेम होना चाहिए। फिर एक जगह लेकिन मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक जगह पॉलीडेंटेट लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है, तो जहां पे चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। अब ये ऐसा क्यों होता है सॉरी, तो ये चिलेट इफेक्ट क्यों होता है, मतलब व्हाई द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग चिलेटिंग लिगेंड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। इसको एक्सप्लेन करने के 3 तरीके, तीनों सही है, आपको जो अच्छा लगे वो आप याद रखें। 3 तरीके बोलने के हैं कि व्हाई दिस चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस विद चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल। तो एक आसान सा तरीका पहले आसान सा देखते हैं जो आपको याद रहेगा, तो इसको याद रखिए स्टेटमेंट को। तो अगर मैं यहां पे चलो 2 कॉम्प्लेक्सेस दिखा दूं, यहां पे मान लो मेरे पास यहां पे आयरन का कॉम्प्लेक्स,
इसमें चलो यही मैंने अभी जो बनाया था NH2 चलो अभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे पहले, ये NH2 है तो यहां से रख दीजिए CH2, यहां से CH2, ये आपके पास इथाइलिन डायमाइन है। एक ही लिगेंड रख दीजिए एक्सप्लेनेशन के लिए मतलब बाइडेंटेट लिगेंड, फिर यहां से कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसमें कितने डोनर एटम्स है? 2। तो जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। अब यहां पे भी आयरन ही ले लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखिए, एवं डोनर एटम्स भी सेम ही रख दीजिए, लेकिन यहां पे आप ना 2 NH3 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। तो यहां पे भी Fe और N के बीच में बॉन्ड बनेगा FeN, वहां पे भी FeNN, लेकिन ये N इथाइलिन डायमाइन का है, वो N लेकिन अमोनिया का है। मुझे बोलिए अगर यहां पे मैंने इस लिगेंड को इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो ये NH3 मान लीजिए आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आयरन आयंस भी प्रेजेंट है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, आपको इनके बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करनी है। तो NH3 को आयरन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए कोल्यूजन करना है। तो जब NH3 आएगा वो Fe के साथ कोल्यूजन करेगा। तो जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, ऑल द कोल्यूजन्स आर नॉट इफेक्टिव, कुछ पर्टिकुलर काफी कम फ्रैक्शन ऑफ कोल्यूजन्स इफेक्टिव होता है। तो जब NH3 कोल्यूजन करेगा तो जो इफेक्टिव होगा वो बॉन्ड बनाएगा, जो इनइफेक्टिव होंगे मतलब वो बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। और इफेक्टिव कोल्यूजन के लिए वो 2 रिक्वायरमेंट है, वन इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट, अनदर इज द ओरिएंटेशन रिक्वायरमेंट। तो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे। तो लेकिन NH3 जब इसके साथ कोल्यूजन करेगा तो इफेक्टिव कोल्यूजन अगर करेगा तो इनके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, मतलब सक्सेसफुल कोल्यूजन करेगा। तो किया ना इसके साथ कोल्यूजन, मतलब असल में अगर ये बहुत ज्यादा मतलब अगर ये 100 कोल्यूजन्स करेगा तो 100 कोल्यूजन्स में से 100 के 100 सक्सेसफुल नहीं होंगे, कुछ कोल्यूजन सक्सेसफुल होंगे। चलो मान लो ये भी इसके साथ कोल्यूजन करेगा, या कुछ और भी लाओ, मान लो यहां से एक और NH3 आ रहा है, यहां से एक और NH3 आ रहा है, 1 2 3 4 चलो 6 लाइए, यहां से एक और NH3 आ रहा है, यहां से एक और NH3 आ रहा है। तो अगर आयरन ने 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने तो इसने कितने सक्सेसफुल कोल्यूजन्स करने? 6 सक्सेसफुल कोल्यूजन्स। 6 एक्चुअल कोल्यूजन्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा, एक्चुअल कोल्यूजन्स का नंबर बहुत ज्यादा, हंड्रेड्स थाउजेंड्स कोल्यूजन उनमें से, लेकिन सक्सेसफुल 6 होनी चाहिए। मतलब इसका सक्सेसफुल कोल्यूजन जब होगा बॉन्ड बनेगा इसका सक्सेसफुल, तो टोटल में देयर मस्ट बी 6 सक्सेसफुल कोल्यूजन्स। अब जरा NH3 लाइए, तो NH3 मान लो इसको तो सक्सेसफुल मान लो, ये बॉन्ड बना रहा है तो इसको तो पहले सक्सेसफुल, ये भी बहुत कोल्यूजन करेगा, लेकिन फिर जो सक्सेसफुल कोल्यूजन होगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर जरा मुझे बोलो ये NH2 जो है ना, ये अब इसकी विसिनिटी में है ना, आसपास है ना, इसको कहीं से ढूंढ के नहीं लाना है। मुझे लगता है थोड़ा प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा, तो ओरिएंटेशन फैक्टर शायद यहां पे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। तो यहां पे जो NH2 उसको वहां सॉल्यूशन से नहीं लाना है, तो ये विद इन द विसिनिटी ऑफ Fe होगा, ये शायद प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा या रोटेट करके प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएगा। तो मतलब इस NH2 का इसके साथ कोल्यूजन करके बॉन्ड बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। और यहां पे आपको पहले एक लाना है, फिर दूसरा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहां पे अगर ये बाइडेंटेट है तो एक आपने लाया ना, तो दूसरा आसपास होगा, तो अगर दूसरा आसपास होगा तो उसके बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसी तरह एक और आइए, तो पहले की टेंडेंसी कम होगी लेकिन दूसरे की टेंडेंसी ज्यादा होगी, पहले की टेंडेंसी कम होगी लेकिन जो दूसरा होगा ना उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी मेटल के साथ ज्यादा होगी। तो अगर दूसरी की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो ये एक तरीका। चलो मान लो आपको ये समझ नहीं आया, सर नहीं ये उतना अच्छा नहीं है, ये हमें उतना अच्छा नहीं लगा, कोई और तरीका है बोलने का? चलो ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए। यहां पे एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यहां पे 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। तो मैं क्या कह रहा हूं, चीलेट इफेक्टिव है, मैं कह रहा हूं ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। जरा आप कीजिए ना, आप एक लिगेंड को इसको ना ब्रेक कीजिए। मैं चाहता हूं एक लिगेंड को अलग कर दूं, इसको ब्रेक कर दूं, इसको डिकम्पोज कर दूं। तो यहां पे जरा मुझे बोलिए एक NH3 को ब्रेक कर दीजिए, एक लिगेंड को अलग कर दीजिए। आपने कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं? एक बॉन्ड ब्रेक करना है, हीट दे दीजिए, एनर्जी दे दीजिए, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो एक लिगेंड को अलग करने के लिए आपने कितने बॉन्ड्स को ब्रेक करना है? एक। हाँ, 2 के लिए 2, लेकिन एक लिगेंड को ब्रेक करने के लिए 1। अब यहां पे भी मेरी दिल्ली तमन्ना है कि मैं इस लिगेंड को अलग कर दूं, एक लिगेंड को अलग कर दूं। क्या मैं, चलो कर देते एक बॉन्ड ब्रेक, कर दो एक बॉन्ड ब्रेक। जब आप एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये मतलब अलग होगा,
ये ऐसे ही रहेगा, इसके साथ अटैच होगा बिकॉज एक बॉन्ड अभी बना के, इवन ये दूर नहीं होगा। ये अगर आपने ना एनर्जी दी, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये आसपास होगा, तो ये फिर से बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसके अलग होने की टेंडेंसी कम होगी। तो जब आप एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो ये आसपास होगा, इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। या सिंपल वर्ड्स में यहां पे इस लिगेंड को अलग करने के लिए आपने 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने, तो यहां पे हमने एक बॉन्ड ब्रेक करना है, यहां पे हमने अगर बाइडेंटेट है तो 2, अगर हेक्साडेंटेट हो तो 6। एक लिगेंड को अलग करने के लिए आपने 6 बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। मतलब पॉलीडेंटेट या चिलेटिंग लिगेंड्स के एक लिगेंड को अलग करने के लिए हमने ज्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, जिसकी वजह से वो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक हो गया वो बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका, दूसरा हो गया ब्रेकिंग का तरीका। चलो अगर ये भी अच्छा नहीं लगा, आपको लगा सर ये भी उतना अच्छा नहीं है, कोई और तरीका, ये डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को लगेगा नहीं अच्छा है, सिंपल है, ये तो आसान सा स्टेटमेंट है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स को अलग करने के लिए एक बॉन्ड ब्रेक करना, खत्म। बाइडेंटेट को ब्रेक करने के लिए 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने, खत्म। अब क्या ज्यादा खींचना है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं, मतलब तिमन बासान थोड़ा ज्यादा पहन गुस्सा सुन के, चलो उनको थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिकली हम कैसे एक्सप्लेन करें व्हाई चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो देख लीजिए यहां पे आप कोई कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, बनाइए यहां पे निकल ले लीजिए, मान लीजिए निकल 2 पॉजिटिव। अभी ध्यान से देख लीजिए, निकल 2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और इसका कॉम्प्लेक्स मैंने बनाना है अमोनिया के साथ। चलो यहां पे आप ना 6 टाइम्स NH3 ले लीजिए, तो निकल अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन सॉल्यूशन में, अब सॉल्यूशन में जो निकल 2 पॉजिटिव है वो तो फ्री निकल 2 पॉजिटिव होगा नहीं, क्योंकि उसकी सॉल्वेशन हुई होगी ना। जब भी एक्वस सॉल्यूशन में आयंस होते हैं तो सॉल्वेशन, हाइड्रेशन हुई होती है, तो ये निकल 2 पॉजिटिव भी हाइड्रेट हुआ होगा। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर के नेगेटिव एंड के साथ, जैसे मान लो ये निकल 2 पॉजिटिव है तो वाटर ऐसे होगा ना, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर, वाटर पोलर है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ऐसे, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी। तो अगर कुछ नहीं तो ये आयन है, ये डायपोल है, आयन डायपोल इंटरेक्शन होगी। इवन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है, चलो मान लो, लेकिन आयन डायपोल इंटरेक्शन, तो ऐसे यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे हाइड्रेशन हुई होगी। तो ये फ्री निकल 2 पॉजिटिव नहीं होगा, इसके आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने होंगे वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, साइज उस आयन का कितना है, डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन चलो मैं 6 रख देता हूं एक्सप्लेनेशन के लिए, मैं यहाँ पे रख देता हूं 6 टाइम्स AQ एक्वस। अब एक्वस खाली रख दीजिए, मैंने 6 टाइम्स एक्वस रख दिया, मतलब इस निकल के आसपास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक्वस सॉल्यूशन में। मैंने इसकी रिएक्शन करनी है 6 NH3 मॉलिक्यूल्स के साथ। जरा कीजिए रिएक्शन, क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। NiNH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, NiNH3 NH3 न्यूट्रल है तो इसमें 2 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, मान लीजिए अब निकल के आसपास क्या थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे। अब उन वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करना है ना, मान लीजिए मैं निकल हूं, मेरे आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स है, मैं चाहता हूं अब अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो उनको डिस्प्लेस करना है। वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बदले अब अमोनिया मॉलिक्यूल्स आ गए, तो उनको फ्री कर दो। यहां पे 6 एक्वस मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए, ठीक है। तो इस रिएक्शन में मैंने मोनोडेंटेट लिगेंड लिया। अब इसमें कोई बाइडेंटेट लो, फिर से रख दो Ni2 पॉजिटिव 6 टाइम्स एक्वस। अब आप चलो बाइडेंटेट ले लेते हैं, 6 टाइम बाइडेंटेट अगर लेना है तो उनको 6 टाइम्स नहीं लेना है, अगर बाइडेंटेट है तो 3 लेने पड़ेंगे। En ले लीजिए, En सबको पता है व्हाट इज En, इथाइलिन डायमाइन। तो एक En कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करने के लिए मुझे 6 En नहीं चाहिए, 3 ही चाहिए, क्योंकि 6 के बदले ये 3 ही 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना देंगे, ठीक है। तो मुझे मिलेगा Ni, यहां पे क्या मिलेगा, En 3 टाइम्स और चार्ज सेम आएगा, और यहां पे 6 एक्वस अलग फ्री, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए। अब ये सिमिलरली, ये सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये भी निकल है, ये भी निकल है, यहां पे भी 2 पॉजिटिव, यहां पे भी 2 पॉजिटिव, यहां पे भी टोटल में निकल ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए, यहां पे भी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए। अब लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखोगे, मुझे इनका याद है
इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरल में बोलते हैं, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो 10⁸ है, और इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो 10 टाइम्स ज्यादा है, वो 10⁸ है। अब जरा डिफरेंस देख लो इन दोनों में, थोड़ा एनालाइज कर लो। तो निकल अमोनिया के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट 10⁸, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखना है तो ऊपर लिखोगे आप NiNH3 6, डिनोमिनेटर में लिखोगे निकल एंड 6 टाइम्स NH3। मतलब इस फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कब ज्यादा होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा होगी, और इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कब ज्यादा होगी, जब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तभी तो इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस में, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है? सेकंड का तो ज्यादा है। तो सेकंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब मैंने इसका नाम यहां पे बोला फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो सेकंड रिएक्शन में जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा है। मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। अगर इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका ये मतलब हो गया ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इस कॉम्प्लेक्स से। अब ऐसा क्यों? तो वही तो मैंने अभी बोला ना, चीलेट इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं ये वैल्यू भी नहीं लिखता तब भी आप यही बोलते, आप बोलते ये मोनोडेंटेट लिगेंड है यहां पे, लेकिन बाइडेंटेट लिगेंड है। यहां पे तो चिलेशन कुछ होगी नहीं, यहां पे चिलेशन होगी, इसे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल होगा। जो मैंने दो रीजंस अभी दिए, मैंने बोला वो बॉन्ड फॉर्मेशन, वो जो सेकंड या थर्ड ग्रुप होगा विसिनिटी में होगा, जल्दी बॉन्ड बनाएगा, या अगर आपने एक लिगेंड अलग करना है तो आपने एक से ज्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। मैं अब थर्ड तरीका कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस थर्ड तरीके से भी समझ आए कि चिलेटिंग लिगेंड्स क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन में फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है देख लीजिए। यहां पे आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाऊंगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलो मैं यहां पे KF लिखूंगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन। तो ये फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू, चलो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा, ये इस रिएक्शन के डेल्टा G के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो KF का वैल्यू कब ज्यादा होगा? यहां पे ना सेकंड में ज्यादा, यहां पे नेगेटिव है, जब डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगा। क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, प्रोसेस उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, और प्रोसेस जितनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस, जितनी ज्यादा फिजिबल होगी, आपके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो सेकंड रिएक्शन में केएफ क्या है? ज्यादा, तो मतलब डेल्टा जी सेकंड रिएक्शन में ज्यादा नेगेटिव है। ठीक, उसके बाद डेल्टा जी इन टर्म किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना? तो मतलब ये जो डेल्टा जी का वैल्यू है ये इन टर्म अब दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। किस किस पे? डेल्टा एच पे, टेम्परेचर पे तो है, और डेल्टा एस पे। अब डेल्टा एच हो गया एंथैल्पी। एंथैल्पी इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स। यहां पे निकल जब अमोनिया के साथ बॉन्ड बना रहा है, निकल जब अमोनिया के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कितने बॉन्ड्स बने? सर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किन किन के बीच में? निकल और नाइट्रोजन। लेकिन वो नाइट्रोजन किसका? NH3 का। व्हाट इज द एक्चुअल बॉन्ड? द एक्चुअल बॉन्ड इज बिटवीन निकल एंड नाइट्रोजन। ऐसे कितने? 6 बॉन्ड्स। यहां पे निकल किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? EN के साथ। EN क्या है? इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। उसमें डोनर एटम्स कौन सा है? NH2 एंड NH2 N। तो वहां पे भी जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है निकल और नाइट्रोजन के बीच में। यहां पे भी निकल और नाइट्रोजन के बीच में, यहां पे भी निकल और नाइट्रोजन के बीच में। तो वहां पे कितने बॉन्ड? 6। यहां पे भी 6, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही है। तो जरा मुझे बोले इन दोनों केसेस में जो टोटल में 6 NiN बॉन्ड्स बन रहे, तो उनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी
वो मैं नहीं कह रहा 100% सेम होगी, बिकॉज यहां पे NH3 का N है, यहां पे इथाइलिन डायमाइन का N है, लेकिन उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी। तो मतलब इन दो रिएक्शंस में जो डेल्टा H डिफरेंस का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं होगा। तो दोनों केसेस में जो एंथैल्पी फैक्टर है दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज यहां पे बॉन्ड्स वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर बॉन्ड्स हैं, तो उनमें बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये डेल्टा H फैक्टर उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, और अगर ये डेल्टा H फैक्टर उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा तो ये डेल्टा G को चेंज नहीं करेगा। अब फिर कौन चेंज होगा? अगर डेल्टा G चेंज हो रहा है, और हमें कैसे पता है डेल्टा G? क्योंकि KF डिफरेंट है, तो KF अगर डिफरेंट है तो डेल्टा G डिफरेंट है, तो डेल्टा G अगर डिफरेंट है तो ये दोनों डिफरेंट है। अब मैं कह रहा हूं ये उतना डिफरेंट नहीं है, तो डिफरेंट कौन सा होगा? डेल्टा S। अब जरा डेल्टा S देख लीजिए, डेल्टा S देख लीजिए, हाँ जी डेल्टा S देख लीजिए, एंट्रोफी चेंज देख लीजिए। एंड मुझे एंट्रोफी नहीं इस टाइम ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। एंट्रोफी इज आप सिंपल वर्ड्स में रैंडमनेस बोलते हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स बोलते हो। तो जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वहां पे एंट्रोफी ज्यादा होगी, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में कहां पे एंट्रोफी ज्यादा होती है? गैस में। अगर आप किसी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करोगे, फ्रैगमेंट्स ज्यादा मिलेंगे, पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे, तो एंट्रोफी ज्यादा होगी। अब किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट साइड से कम मोल्स होंगे, प्रोडक्ट साइड से ज्यादा मोल्स होंगे, तो एंट्रोफी ज्यादा होगी। तो वही देखेंगे। यहां पे मान लो ये 6 एक्वस मॉलिक्यूल्स इसके आसपास होंगे, इसकी इनके के साथ कुछ इंटरेक्शन होगी, तो उसको 1 मोल आप ले लीजिए। ये फ्री 6 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इनके साथ आयन डायपोल इंटरेक्शन है, आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये 1 मोल, इसके कितने मोल्स है? 6 मोल। 6 + 1 रिएक्टेंट साइड से कितने मोल्स है? 7 मोल्स। ठीक है, यहां से ये 1 ले लीजिए, 1 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, 1 मोल है, तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अब फ्री हो गए ना, क्योंकि अब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स पहले निकल के साथ थे, अब निकल के साथ अमोनिया आ गया और 6 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए, तो यहां से अभी 7 मोल्स हैं, ठीक है ना। तो एज पर द मोल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ बाकी चीजें डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एज पर द नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे भी 7 मोल्स, यहां पे भी 7 मोल्स है। तो एज पर दिस फैक्टर द नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोफी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट मोल्स के हिसाब से। Moles entropy does not depend only upon the number of moles, it also depends upon the other factors, लेकिन मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से। यहां पे भी 7 मोल्स, यहां पे भी 7 मोल्स, तो मोल्स का नंबर दोनों साइड से सेम है, तो डेल्टा S विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स इज 0, तो यहां पे उतना ज्यादा एंट्रोफी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अब जरा यहां पे देख लो, 1 मोल है, 1 मोल है, ठीक है, मैं क्यों अलग अलग लिख रहा हूं? 1 मोल है, यहां पे कितने? 3 इथाइलिन डायमाइन, 3 + 1 क्या हो गया? 4। जमा छु ना तागान तय कारून, ठीक छु जमा छु कारून, तो आगे 4 मोल्स हो गए, ठीक है। यहां से कितने हो गए? 6 + 1 7। पहला जो सवाल है बड़ा खतरनाक सवाल है, 4 मोल गया ज्यादा कि 7 मोल गए ज्यादा? चलो, तो यहां से 4 मोल्स है, यहां से 7 मोल्स है, तो 7 मोल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू 4 मोल्स। तो मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एंट्रोफी। तो पार्टिकल्स जब ज्यादा होंगे, फ्रैगमेंट जब ज्यादा होंगे, पार्टिकल ज्यादा होंगे, मोल ज्यादा होंगे, तो इस रिएक्शन का डेल्टा S क्या होगा? पॉजिटिव, इंक्रीज। तो एंट्रोफी एक सिस्टम में जितनी ज्यादा होगी, एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस के फिजिबल स्पॉन्टेनियस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब जरा पहले आप 1 मिनट रेस्ट कीजिए, अब हम इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है। मुझे क्या एक्सप्लेन करना है? मुझे एक्सप्लेन, आपको याद रहना चाहिए हम कहां से आ रहे थे। हम पढ़ रहे थे चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो रिंग्स बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है, इतना समझ आया। फिर जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, जिन कॉम्प्लेक्स में चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, उस इफेक्ट को हमने क्या बोला? चिलेट इफेक्ट, ठीक। वो चिलेट इफेक्ट क्यों होता है? मतलब व्हाई द कॉम्प्लेक्सेस विद चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मैंने बोला, जब वो चिलेटिंग लिगेंड्स एक बॉन्ड बनाता है ना, तो दूसरा आसपास होता है, विद इन द विसिनिटी होता है, तो उसके इफेक्टिव कोल्यूजन्स के, इसके कोल्यूजन्स के इफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो जल्दी बॉन्ड्स बना हुआ मेटल एसिड। या अगर आपने ब्रेक कर रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स को अलग करने के लिए 1 बॉन्ड ब्रेक करना है, बाइडेंटेट लिगेंड्स को ब्रेक करने के लिए 2, पॉलीडेंटेट के लिए 2 से ज्यादा। थर्ड में कोशिश करो एंट्रोफी से। तो मैंने बोला ये 2 रिएक्शंस मैंने दी। फर्स्ट रिएक्शन में चिलेशन है नहीं, सेकंड में चिलेशन है,
तो इसमें कोई रिंग नहीं बन रही, इसमें रिंग्स कितनी होंगी भी देखेंगे, लेकिन चिलेटिंग लिगेंड्स है, बाइडेंटेट लिगेंड्स है। तो इसमें जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो 10⁻8 है, सेकंड में 10 फॉर्मेशन कांस्टेंट 10⁻18 है। तो किसमें ज्यादा है? सेकंड में। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली मैं कह रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है ये। अगर मैं वैल्यू देता भी नहीं तब भी आप बोलते हैं ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है 10⁻18। तो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अभी क्यों ज्यादा स्टेबल है? मैं कह रहा हूं इस रिएक्शन में जब मोनोडेंटेट लिगेंड्स आते हैं, मान लीजिए आपके पास 5, ये मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो 5 मोनोडेंटेट लिगेंड्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करेंगे। तो जितने लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स आएंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे, तो बराबर 5 लिगेंड्स जितने आगे उतने डिस्प्लेस हो गए। लेकिन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में क्या होता है? यहां पे एक लिगेंड, जो बाइडेंटेट लिगेंड एक आता है ना, वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करता है। या अगर एक टेट्राडेंटेट लिगेंड आता है, वो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करता है। या एक हेक्साडेंटेट लिगेंड आता है, मेरे पास एक और उंगली है नहीं वैसे, चलो ऋतिक रोशन में हूं नहीं, चलो अगर यहां पे एक और लिगेंड होगा, अगर एक और लिगेंड होगा जिसमें 6 डोनर एटम्स होंगे, तो अगर वो 6 डोनर एटम्स होंगे, तो 6 डोनर एटम्स जब उसके साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होंगे। तो मतलब शॉर्ट में एक पॉलीडेंटेट लिगेंड बहुत से वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करता है। तो बहुत से वाटर मॉलिक्यूल्स जब डिस्प्लेस होंगे तो मोल ज्यादा होंगे, रैंडमनेस ज्यादा होगी, एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो प्रोसेस उतनी फिजिबल होगी। तो वही मैं मोल्स के हिसाब से कह रहा था, 7 मोल डेल्टा एस ऑलमोस्ट 0 विद रिस्पेक्ट टू मोल्स, 4 मोल 7 मोल्स, तो यहां पे एंट्रोपी क्या है? पॉजिटिव। अब देखेंगे इस एंट्रोपी पॉजिटिव से क्या होगा। तो सेकंड रिएक्शन में मैं कंपेयर कर रहा हूं फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से सुनना है। सेकंड रिएक्शन में डेल्टा एस क्या है? चलो मान लो अगर इसमें भी थोड़ा पॉजिटिव है, इसमें लेकिन ज्यादा पॉजिटिव है, अगर इसमें भी बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स पॉजिटिव, लेकिन इसमें ज्यादा पॉजिटिव है बिकॉज मोल्स भी ज्यादा हो रहे हैं, तो सेकंड रिएक्शन में डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू फर्स्ट। सेकंड रिएक्शन में मैं सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये कांस्टेंट रख दीजिए, ध्यान से देखना, ये कांस्टेंट है, इसको भी कांस्टेंट रख दो। सेकंड रिएक्शन में डेल्टा एस क्या है? ज्यादा पॉजिटिव है ना। मैं अगर चलो यहां पे लिख के रख दूं, शायद अगर वो आपके काम आएगा। सेकंड रिएक्शन में क्या है? डेल्टा एस क्या है? सर डेल्टा एस है मोर पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीपल होगा, तो डेल्टा जी खुद ही बोलिए, डेल्टा जी ज्यादा क्या आपने बोला, मैंने सुना, वो इंटेस्टाइनल फीलिंग, अंदर वाली फीलिंग आई मुझे, आप लोगों ने बोला। तो डेल्टा एस क्या है? तो डेल्टा एस अगर ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव, ठीक है ना। तो डेल्टा जी अगर ज्यादा नेगेटिव है, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, तो के एफ ज्यादा पॉजिटिव होगा, के एफ मोर पॉजिटिव। के एफ कभी नेगेटिव नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नेगेटिव या 0 नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जितना डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगा, के एफ का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, तो ज्यादा पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव, मोर होगा, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, यह हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हम मोर पॉजिटिव कह सकते हैं, मतलब के एफ का वैल्यू उतना इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई इन द सेकंड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मोर, फॉर्मेशन कांस्टेंट इज मोर। दैट इनडायरेक्टली मींस कि सेकंड रिएक्शन में जो आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। समझ आया? क्या याद रखा आप समराइज करके? चलो अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है सर एंट्रोपी पता नहीं, आपने 2-3 रिलेशंस दी, थोड़ा सिंपल वाला याद रखिए ना। मोनोडेंटेट में एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, बाइडेंटेट में 2 बॉन्ड्स या 2 से ज्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, एक से ज्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वो वाली सिंपल एक्सप्लेनेशन याद रखिए। तो लेकिन ये थोड़ा वो इलॉबरेटेड एक्सप्लेनेशन है जो शायद आपके काम आ सकती है। तो ये हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया, किसमें हम बात कर रहे थे चिलेटिंग लिगेंड्स। तो चिलेटिंग लिगेंड्स में मैंने बोला कि पॉलीडेंटेट लिगेंड जो रिंग्स बनाएंगे, और फिर जिन कॉम्प्लेक्सेस में पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, उस इफेक्ट को चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। अब लेकिन अगर मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, एक में भी मतलब पॉलीडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड है, दूसरे में भी, थर्ड में भी, तब उन कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? मतलब मेरे पास 2-3 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, सब में चिलेटिंग लिगेंड्स है, फिर
उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करें। तो देख लीजिए यहां पे कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए आप याद रखिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि हम कैसे डिसाइड करें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, अगर दोनों में तीनों में चीलेटिंग लिगेंड्स होंगे तो उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो उसके लिए आप पहले रखिए याद नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड बाय ए सिंगल लिगेंड। एक सिंगल पॉलीडेंटेट लिगेंड, एक सिंगल चीलेटिंग लिगेंड कितने रिंग्स बना सकता है जब वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड बाय सिंगल लिगेंड, दैट इज उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होगी। मैक्सिमम डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी बोलिए, मैं डेंसिटी लिख रहा हूं, डेंसिटी -1, ठीक है, ये आप याद रखिए। तो नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड बाय सिंगल लिगेंड, एक सिंगल लिगेंड कितने रिंग्स बनाएगा किसी पर्टिकुलर मेटल के साथ, उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होगी -1। चलो देखते हैं यहां पे मेरे पास कोई मेटल है, यहां पे मेटल, मैं यहां पे मोनोडेंटेट, पहले चलो मोनोडेंटेट लिगेंड ले लेते हैं। इसमें कितनी डेंसिटी है 1, तो फॉर्मूला के हिसाब से देख लो 1 - 1 = 0, तो ये मतलब रिंग बना सकता है। तो ये कोई खतरनाक चीज तो है नहीं, सबको पता है रिंग कहां से बनेगी। तो बॉन्ड एक बन गया, ये रिंग नहीं बनाएगा। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स रिंग्स नहीं बनाते, वो रिंग से स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते। तो छोड़िए फिर मोनोडेंटेट लिगेंड्स, अब बाइडेंटेट ले लीजिए। मेरे पास यहां पे CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है ना, कितने डोनर एटम्स है 2, डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है 2, तो कितने रिंग्स बना सकता है देख लीजिए। यहां पे मेटल रख दीजिए, कितने रिंग्स फिलहाल बनाए इसने, अभी तो इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, अभी रिंग नहीं बनी, अभी ओपन स्ट्रक्चर है। अब जरा यहां से कर लो, रिंग बन गई कि नहीं, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो 5 मेंबर्ड रिंग अगर बन गई तो कितने रिंग्स बन गए सर, एक रिंग बन गई। इसमें कितनी डेंसिटी थी 2, मैक्सिमम डेंसिटी वाज 2, तो 2 - 1 = 1। सो बाइडेंटेट लिगेंड कैन फॉर्म 1 रिंग। हाँ, अगर एक और बाइडेंटेट रख दो यहां पे, एक और बाइडेंटेट लिगेंड रख दो यहां पे, ठीक है, यहां पे NH2, यहां पे NH2, यहां पे CH2, यहां पे CH2, तो इसमें कितने बाइडेंटेट लिगेंड्स है 2, ये भी इथाइलिन डायमाइन, ये भी इथाइलिन डायमाइन। इसने भी ये जो फॉर्मूला है ये एक लिगेंड के लिए एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड बाय सिंगल लिगेंड, एक लिगेंड कितने बनाएगा, उसकी डेंसिटी कितनी है -1, तो इसकी डेंसिटी 2 है, तो 2 - 1 हो गया 1, तो ये लिगेंड एक बनाएगा, ये लिगेंड भी एक बनाएगा, तो 1 + 1 हो गया 2। एक और रख दो अगर आप बनाना चाहते हो ऐसे, तो 3, अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स होंगे तो 3 रिंग्स बनाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और रखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। मैं यहां पे एक हेक्साडेंटेट लिगेंड रख देता हूं, EDTA, चलो 4 नेगेटिव, तो नाम बोलो क्या आएगा, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, तो 4 नेगेटिव है, तो डेंसिटी क्या होगी 6, 4 ऑक्सीजन एटम्स 2 नाइट्रोजन एटम। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए ना, नंबर ऑफ रिंग्स बोलिए, एक EDTA किसी कॉम्प्लेक्स के साथ कितनी रिंग्स बना सकता है, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी बना सकता है वो, 6 - 1 दैट इज 5, तो 5 रिंग्स बना सकता है। तो अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं ताकि ना आपको अच्छे से समझ आए वो कैसे बनते हैं, या चलो मैं अगर ऐसे कर दूं ना थोड़ा सिंपल, उसके बाद यहां पे आ जाता है। अगर मैं यहां पे रख दूं, मान लो ऐसे है, ये कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें कितने डोनर एटम्स हैं 2, तो कितने रिंग्स बनाएंगे सर, अभी कोई नहीं, कितनी बन गई सर 1। जब कोई ट्राइडेंटेट लिगेंड ले लीजिए, फिर हम आ जाएंगे EDTA एग्जाम्पल पे। ट्राइडेंट, चलो नाइट्रोजन ही रख दो, मान लो यहां से कोई ग्रुप है नाइट्रोजन, फिर यहां से कुछ ग्रुप है नाइट्रोजन, कितने डोनर एटम्स मैंने रखे 1 2 3, ट्राइडेंटेट, तो यहां पे मेटल रख दीजिए, कितनी रिंग्स बनेंगे, अभी कोई नहीं, 1 2, ठीक है, चलो एक और रख दो, तो 1 2 3 4, कितने डोनर एटम्स है 4, रिंग्स कितनी बनेंगे 3,
होंगे ना, 1 2, तो जितने डोनर एटम्स होंगे उसको एक माइनस कीजिए, आपको नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करना आएगा। अब लेकिन अगर मैं प्रॉपर EDTA की एग्जांपल रख दूं यहां पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन, N यहां से N डायमाइन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। मैंने वैसे एसिटेट ग्रुप अभी नहीं लिखा, पहले लिखना था CH2, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, है ना। इसी तरह यहां से CH2, यहां से भी CH2, यहां से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मैंने ये क्यों दिखाया, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ सकते हैं। तो यहां पे कोई रख दो, चलो आयरन रख दो, यहां पे सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब आपके पास FeEDTA कॉम्प्लेक्स है। सर कितनी रिंग्स बनेगी, चलो अगर मैं पहले रफ दिखा दूं, यहां पे ये बनाएगा ना डोनर एटम, चलो ये ऐसे में दिखा देता हूं। अब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं ना होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गए, कुछ बैंड वेंट होगा। अब ऐसे दूर दूर से बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। चलो हो गया एक, तो फिलहाल एक बॉन्ड बनाया इन्होंने, तो अभी कोई रिंग विंग तो बनी नहीं, तो जरा यहां से भी बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है, बन गई एक रिंग, हाँ तो रिंग बन गई ना यहां से। जरा एक और बना दीजिए, बन गई ना रिंग। जरा यहां से बना दीजिए, ये नाइट्रोजन एटम है, जरा यहां से कर दीजिए, जरा यहां से कर दीजिए, ठीक है। तो जरा मुझे बोलिए काउंट कीजिए कितनी रिंग्स। एक तो यहां से जब आपने किया, एक रिंग बन गई 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। तो जो मैं कह रहा था, नंबर ऑफ रिंग्स मस्ट बी 5। सो जब भी आपके पास EDTA 4 नेगेटिव होगा, विच इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, उसमें 6 डोनर एटम्स हैं, तो 6 डोनर एटम्स, 6 डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी 6 है, तो 6 minus 1, तो दैट्स द 5। दैट इज इट्स द नंबर ऑफ रिंग्स इन EDTA कॉम्प्लेक्सेस विल बी 5। लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चंस चलो हम अलग से करेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख देता हूं, जो आप खुद करोगे, मे बी मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा देता हूं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiBmG ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स है NiBmG ट्वाइस। तो जो DMG है, इसका नाम है डाइमीथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। मैं बना के रख देता हूं, फिर आप ना करना इसको घर पे। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका मैं अगर स्ट्रक्चर दूं DMG, ये बहुत मशहूर कंपाउंड है, नाम इसका डाइमीथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ऑक्सीमेटो बोलिए। तो डाइमीथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इस पे चार्ज वैसे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इसका है CH3C, यहां से CH3 डाइमीथाइल हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड N, ठीक है। तो फिर यहां से O नेगेटिव, यहां से OH, ये है स्ट्रक्चर डाइमीथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का। और इसमें जो डोनर एटम्स है वो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, ये वाले नहीं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये नाइट्रोजन वाले हैं ना, ये दो, तो आपको जो रिंग साइज मिलेगा 1 2 3 4, और जब मेटल मान लीजिए यहां पे रख देते हैं, वो विल गेट अ 5 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल, वो हमने नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे डिस्कस करना है, अभी करेंगे, यार में भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां पे नाइट्रोजन है, तो मेटल जब आप रखोगे ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो अगर बाइडेंटेट लिगेंड है, जरा मुझे बोलिए इसमें कितने रिंग्स बनेंगे फिर। सर एक DMG बनाएगा एक रिंग, एंड दूसरा DMG बनाएगा तो 2 रिंग्स बनेंगे। तो हमें लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर 2 DMG है तो दोनों बाइडेंटेट है, तो एक भी एक रिंग बनाएगा, दूसरा भी दूसरी रिंग बनाएगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ रिंग्स है वो 2 होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ रिंग्स हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा,
ऑब्जेक्टिव ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, इसको अलग से रखिए, बाकियों में वही फॉर्मूला मैक्सिमम डेंसिटी -1, लेकिन इस एग्जांपल को अलग से रखिए याद। तो नंबर ऑफ रिंग्स यहां पे 4 है। मुझे लगता है खुद ही मैं बोल देता हूं, पता नहीं आप कब करोगे फिर मुझे बोलोगे, चलो मैं खुद कर देता हूं। ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड है, तो डोनर एटम से 2 नाइट्रोजन एटम, तो निकल रख दीजिए यहां पे, निकल रख दिया मैंने। अब यहां से भी बना दो यही NC डबल बॉन्ड, NC डबल बॉन्ड, यहां से बॉन्ड है, यहां से मिथाइल, यहां से मिथाइल, तो यहां से अब OH रख दो, यहां से अब O नेगेटिव रख दो। जरा बॉन्ड्स बना दो, बॉन्ड्स बना दो। ये बहुत मशहूर सा कंपाउंड है, अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि इसमें कितनी रिंग्स बनेंगे। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है ना, लग रहा है 2 ही आने चाहिए लेकिन 4 आती है। तो दिखा दो कहां से बॉन्ड्स बनेंगे। सर बन गया ना एक, ये इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो कितनी रिंग्स आ गई अभी फिलहाल, कितनी रिंग्स आ गई? अभी तो कोई नहीं। कितनी रिंग्स आ गई? 1। कच मेंबर्ड 1 2 3 4, कश्मीरी आता है समझ, 5 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग चाहिए, 5 मेंबर्ड रिंग। जरा यहां से देख लो, सर वहां से भी 5 मेंबर्ड रिंग, ऐसे तो बन गई ना 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहां से भी 5 मेंबर्ड रिंग, यहां से भी 5 मेंबर्ड रिंग, तो वी आर गेटिंग 2 5 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है सर, आपने तो 4 लिखा, वो कहां से? अब जरा यहां पे जो बाहर से कुछ स्ट्रक्चर्स है वो कुछ ऐसे हैं कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां पे ना O नेगेटिव, यहां से क्या है H। अब ये अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पे एक जगह निकल भी है तो एक और रिंग बन गई, चिलेट रिंग। चिलेट रिंग में मेटल का होना जरूरी है, तो ये भी एक रिंग बन गई। जरा इसमें कितने एटम्स है काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6, सो इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। इसी तरह यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कितनी बन गई? अब हर बार ये हर एक कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, अब ये वाली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा याद रखिए। तो यहां पे कौन सी मेंबर्ड? 5 मेंबर्ड, यहां से भी 5 मेंबर्ड, ये क्या है 6 मेंबर्ड, ये भी है 6 मेंबर्ड, तो कितनी रिंग्स बन रही है? तो नंबर ऑफ रिंग्स 4, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रिंग्स 4, 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड कितनी है? 2। वो क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो जो 5 मेंबर्ड रिंग्स बनती है ना, ये वाली 5 मेंबर्ड रिंग्स, ये बनती है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की वजह से। और जो 6 मेंबर्ड रिंग्स है, 6 मेंबर्ड रिंग्स भी कितनी है? 2, ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग्स भी कितनी बनती है? ये भी 6 मेंबर्ड रिंग्स बनती है 2, और ये बनती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अलग से रखिए याद, बाकी एग्जाम्पल्स में वही फॉर्मूला। द नंबर ऑफ रिंग्स इज मैक्सिमम डेंसिटी -1, लेकिन इस एग्जाम्पल को अलग से रखिए याद, इसमें 2 बाइडेंटेट लिगेंड है, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसमें 2 ही रिंग्स बनेंगी, लेकिन इसमें 4 बनती है, 2 तो बनती है कोऑर्डिनेशन की वजह से, 2 बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये थोड़ा सा डिटेल याद रखिए, 5 मेंबर्ड भी 2, 6 मेंबर्ड, जो 5 मेंबर्ड होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की वजह से, और जो 6 मेंबर्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब लास्ट पॉइंट आज की क्लास के लिए, तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, कि मैंने बोला कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स की वजह से कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब मैं पहुंच गया था फिर कि अगर मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस होंगे, दोनों में चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे, तो उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो उसके लिए जो आंसर है दैट इज द नंबर ऑफ रिंग्स। जिस कॉम्प्लेक्स में रिंग्स ज्यादा होंगे उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिंग्स। तो जितनी नंबर ऑफ रिंग्स एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगी उतना वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स, है ना, वहां पे कितनी चीलेट रिंग्स होंगे। चीलेट जरूरी है, बाकी रिंग्स नहीं, चीलेट रिंग्स। ठीक है, अब यहां पे लास्ट एग्जांपल, शायद मैं भी थक गया, आप भी थक गए होंगे, तो यहां पे रख दो FeNH36। ठीक है, FeNH36 2 पॉजिटिव,
NH3 4En 2 पॉजिटिव। एक और Fe NH3 2En twice 2 पॉजिटिव है। सिंपल एग्जांपल है, आपको मैंने लिखा, बहुत सारे बच्चों को आया होगा आइडिया कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा। En 3 टाइम्स 2 पॉजिटिव और लास्ट Fe EDTA, तो Fe पे 2 पॉजिटिव है, Fe पे 2 पॉजिटिव है, EDTA पे 4 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो बाहर से 2 नेगेटिव। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दीजिए, इसको फर्स्ट रख दीजिए, इसको सेकंड रख दीजिए, इसको थर्ड रख दीजिए, इसको फोर्थ रख दीजिए, इसको फिफ्थ रख दीजिए। आप ना इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दीजिए, जल्दी जल्दी सोचिए कहां कहां पे। इसमें Fe और NH3 है, तो NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड चिलेशन वगैरह नहीं करते, तो अगर चिलेशन नहीं करेंगे तो रिंग्स कितनी आएंगी वहां पे? 0, तो वहां पे तो कोई रिंग है ही नहीं, तो यहां पे जो रिंग्स का वहां पे गैप नहीं है उतनी, मैं ठीक है। तो जरा मुझे बोलिए यहां पे रिंग्स कितनी आ जाएंगी, कितनी चीलेट रिंग्स है यहां पे? सर यहां पे 0, चीलेट रिंग्स 0 है। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, इसमें Fe है, NH3 4 है, मोनोडेंटेट लिगेंड से ये तो रिंग्स नहीं बनाएंगे। En है, इथाइलिन डायमाइन है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक लिगेंड है, तो एक लिगेंड, इसकी डेंसिटी कितनी है? 2, तो कितने रिंग्स बनाएगा? 1, तो रिंग्स बनाएगा 1। यहां पे क्या है? NH3 है 2, मोनोडेंटेट है, तो चिलेशन नहीं करेंगे। En है बाइडेंटेट है, उसकी डेंसिटी है 1, एक En की डेंसिटी 2 है, तो वो एक रिंग बनाएगा। तो 2 En लिगेंड्स कितने रिंग्स बनाएंगे? तो एक अगर एक रिंग बना रहा है तो 2 बनाएंगे, तो यहां पे रिंग्स का नंबर 2 होगा। यहां पे देख लो FeEN3, ठीक है ना, तो 3 En इथाइलिन डायमाइन लिगेंड्स है, सबके सब बाइडेंटेट है, सबके सब एक रिंग बनाएंगे, तो रिंग्स का नंबर 3। ये बोलिए सर, ये EN नहीं है, EDTA है, तो मैंने बोला था ना इसमें 2 पॉजिटिव है तो बाहर से 2 नेगेटिव, तो इसका ये मतलब हो गया यहां पे जो EDTA है वो 4 नेगेटिव है, और EDTA 4 नेगेटिव वाला जो होता है वो हेक्साडेंटेट होता है। और मैंने वैसे बोला था जब मेंशन करके नहीं होगा या कंफ्यूजन होगा तो उसको हेक्साडेंटेट ले लीजिए। तो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी 6 है, तो मैक्सिमम डेंसिटी अगर 6 है तो कितने रिंग्स बनाएगा? 5। अब मुझे नहीं लगता मुझे बोलना है कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो रिंग्स ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे कम स्टेबल फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा स्टेबल लास्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है आज इतना ही करेंगे, मैं भी थक गया, आप भी थक गए होंगे। तो आज हमने वो 3 टर्म्स की, एक तो हमने फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स पढ़े, और हमने एम्बिडेंटेट लिगेंड्स पढ़े, और हमने अभी थोड़ा सा चिलेट लिगेंड्स पढ़े। लेकिन चिलेट लिगेंड्स में थोड़ा सा रह जाता है, दैट इज द रिंग साइज, मतलब 3, 4, 5, 6 में से वो स्टेबिलिटी ऑर्डर और क्यों है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो पॉइंट रह जाता है, और एप्लीकेशन ऑफ चिलेट्स तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।